प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे ये एक मौका मिल रहा है आप सब लोगों के साथ बैठकर अपने गुरु महाराज का गुणगान करने का। अपने गुरु जी के गुणगान के लिए मुझे जितना भी बोलना पड़े आई थिंक वो कम है। और जो ये जर्नी गुरु जी के साथ रही शुरुआत से लेकर अभी तक, उसकी जो याददाश्त हैं, जो मेमोरीज हैं और जो चलती जा रही हैं, लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी हैं, वो इतनी खूबसूरत हैं। और एक चीज जो गुरु जी से सीखी है मैंने, वो कि जो जिंदगी में ट्रिगर्स आपको मिलते हैं, जो परेशानियां, जो कठिनाइयां आती हैं, वो भी इसीलिए आती हैं कि आप उनसे और भी मजबूत बन सकें, दृढ़ बन सकें और उसको अपनी जिंदगी में एक परेशानी ना महसूस करके उसको ये महसूस करें कि इसमें गुरुजी हमारा कुछ अच्छा चाहते हैं। हमें समझने की जरूरत है, उस परेशानी के थ्रू हम उस परेशानी को आराम से गुजारें, उसको समझें और हम खुशी से आगे बढ़ेंगे सोच के कि जब गुरु महाराज ने इतनी हमको खुशियां दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं अबंडेंस में, तो अगर थोड़ी ये परेशानियां हमारी लाइफ के अंदर आई हैं तो इसकी भी कोई वजह होगी और उसको हम प्यार से काटें ताकि हमारे जो कर्म है वो खत्म हो और हम आगे बढ़ते जाएं। और गुरु जी कहते थे कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे तो मैं 10 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। तो संगत जी, यही हमारी गुरु जी की सबसे बड़ी सीख थी और सीख है। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ रही वो कितनी प्यारी थी और कितनी अच्छी थी, जिसकी याद और वो ब्लेसिंग्स जो अभी तक जिंदगी में चले आ रही हैं, उसका कोई मेरे पास कोई पैरेलल नहीं है, कोई उसका मैं आपको बखान भी नहीं कर सकती। मतलब गुरु जी की बहुत असीम कृपा है और गुरु जी को मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अपने परिवार का हिस्सा बनाया। संगत जी, बहुत आई थिंक 1999-2000 में मेरी 2 फ्रेंड्स जो कि बहुत सीनियर पोस्ट के ऊपर थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने मुझसे कहा, हम लोग वीकली मिला करते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि रजनी, तुम्हारी जो बेंट ऑफ माइंड है वो बड़ी स्पिरिचुअल सी है, तो हम तुमको एक गुरुजी से मिलाना चाहते हैं। और मैं वाकई गुरुजी ढूंढ रही थी, गुरु ढूंढ रही थी, चाहे वो गुरु मिले या कोई गुरु माँ मिले, कोई भी मिले। बीच में बहुत सी गुरु माँ भी मिली और गुरु भी मिले, पर मन किसी में नहीं समाया। थोड़े दिन उनके साथ रहे और छोड़ दिया। और मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतने सारे हमारे देश में इतने गुरु हैं और इतनी गुरु माँ हैं, और मैंने 5-7 लोगों के साथ ट्राई किया और फिर मन के अंदर, आत्मा के अंदर कोई चीज समाई नहीं। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि हम तुमको गुरुजी के पास ले चलते हैं और तुमको गुरुजी से मिलाएंगे, तो मैंने पहला क्वेश्चन उनसे यही पूछा कि क्या आप लोग खुश हो वहां जाकर, आप लोग हैप्पी फील कर रहे हो? और उन्होंने बोला कि हमें बहुत अच्छा लगता है वहां जाके, और तुम चलो, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि बहुत अच्छे से तैयार होके आना। तो मैंने कहा कि ये कौन सी वो है जरूरत कि नहीं, गुरुजी चाहते हैं कि जो भी आए वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आए। सो ये सुनकर थोड़ा सा अटपटा जरूर लगा, पर फिर लगा कि ठीक है, अगर किसी महापुरुष की इच्छा है तो तैयार होके अच्छे से चले जाएंगे। सो बड़ा टिप टॉप होके और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां गई। मेरी फ्रेंड्स ने मुझे मिलवाया गुरुजी से कि गुरुजी ये ऐसे ऐसे रजनी है, शी इज इन बिजनेस, और ये अपना एक एनजीओ भी रन करती हैं, और मिनिस्ट्री में ऐसे ऐसे इनको अवार्ड भी मिला है। 2-3 बातें उन्होंने कही। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि बता थोड़ा अपने बारे में। तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करती हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में थी पहले, टेलीविजन बनाती थी, और फिर उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट शुरू किया और मैं ज्वेलरी में हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी। और कहने लगे अच्छा अच्छा, तो ये तो बड़ा अच्छा है, वसुंधरा राजे को मिलती है? मैंने कहा जी हाँ गुरुजी, बहुत अच्छे से मिलती हूँ और वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से जानती है। इतनी बातें गुरुजी से करी, पर उसके पहले, ये बात की पहले, जब मैं उनके साथ अंदर गई तो गुरुजी के पास बहुत सारे लोग मालाएं लेके आते थे और गुरुजी के चरणों में मालाएं लगा देते थे। मेरे मन में आया कि गुरुजी को पैर छूं कि नहीं छूं, खाली प्रणाम करके छोड़ देती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो बाद में देखेंगे। तो हम लोगों के तो इनबिल्ट होता है ना कि हाँ चलो, कोई गुरु महाराज हैं या गुरु जी हैं तो सबसे पहले उनके चरण छू लो।
पर मैं गई और मैंने बस सिर झुकाकर उनको नमस्कार किया, और नमस्कार करके मैं मेरी सहेलियों ने इंट्रोड्यूस कराया, इतनी सारी बातें हुई और हम साइड में बैठ गए। उन दिनों गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे और अपने हाथों से सबको प्रसाद दिया करते थे, और गुरुजी के हाथ में जितना भी प्रसाद भरता था गुरुजी उससे भी ज्यादा भर के और सबको प्रसाद भर भर के देते थे। और हमें भी समझ नहीं आता था, मैं तो चुन्नी आगे करके जब पहली बार प्रसाद लिया तो मुझे लगा कि ये तो इतना सारा है, घर भी ले जाएंगे और यहाँ भी खाएंगे, तो मैंने चुन्नी आगे करके उसमें भरा, क्योंकि मुझे लगा कि सब गिरता जाएगा। चाहे जलेबी हो, चाहे समोसा हो, चाहे लड्डू हो, चाहे हलवा हो, इतना प्रसाद देते थे गुरुजी। धीरे धीरे समझ में आया, गुरुजी ने कहा कि हम क्या करते थे, आधा प्रसाद खा लेते थे, आधा बांध के घर में ले जाते थे। उसके बाद से जब आना शुरू किया तो साथ में एक हैंकरचीफ ले आते थे। गुरुजी ने प्रसाद दिया, अपनी चुन्नी पे हैंकरचीफ रखा और उसमें प्रसाद ले लिया और फिर खुद खाया, बाकी बांध के अपने पर्स में डाल लिया। ये एक थोड़ा सा 2-3 बार करा तो गुरुजी ने बाद में मालूम पड़ा कि गुरुजी ने सबको ये कहा है कि जो प्रसाद यहाँ खाएगा वो तो मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होगा, यूज होगा आपकी बॉडी में, और जो आप घर ले जाएंगे वो मिठाई बन जाएगी। तो ये सुन के फिर तो खाना ही था, फिर तो पूरा का पूरा मिठाई हम वहीं पे खाते थे, बिल्कुल ठूस ठूस के खाते थे, जिसे वर्ड यूज करना चाहिए। और मुझे वहां जाके बहुत ही मन में एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति सी महसूस होने लगी, और इतना पीस ऑफ माइंड, ऐसे लगता था कि कोई बहुत पवित्र जगह आ गए हैं। इतनी पवित्र जगह है जो कि आप कई बार ध्यान में जाते हैं और आपको ध्यान में बोला जाता है कि आप सोचिए कि कहीं पे पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब पशु पक्षी वहां पानी पी रहे हैं और बहुत ही सुंदर फूल पत्ते हैं। बिल्कुल गुरुजी के आश्रम पे जाके उस कमरे में बैठकर जब आंखें बंद करो तो उस तरह की शांति और सुकून महसूस होता था। और रीजन क्या था ये नहीं मालूम। बहुत बार गुरुजी से आंखें मिलाने की कोशिश करी कि गुरुजी देख किधर रहे, तो जैसे ही आंख ऊपर करो तो लगता था गुरुजी आप ही की तरफ देख रहे हैं, तो फटाक से हिम्मत नहीं होती थी और फिर से आंखें हम नीचे कर लेते थे। बाहर आके मैंने अपनी सहेलियों को 2-3 बार पूछा कि आप लोगों ने कभी गुरुजी से बात की है? उन्होंने बोला कि हाँ हम करते रहते हैं, क्योंकि मेरी एक सहेली उसमें एडवोकेट थी, तो वो हर बात पे किंतु गुरुजी ऐसे क्यों हुआ, परंतु गुरुजी ऐसे क्यों हो रहा है, तो गुरुजी ने उनका नाम ही किंतु परंतु आंटी रख दिया था। जब भी कभी जाके कहते थे तो हाँ किंतु परंतु आंटी। और एक दिन मेरे सामने उन्होंने उनसे कहा कि तू दिल की बहुत अच्छी है, तो आंटी तू मांग ले, तूने मेरे से क्या मांगना है? मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी मुझे तो पता नहीं मैंने क्या मांगना है, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, बस मेरे बच्चे सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, इतना ही चाहिए। कहने लगे अच्छा तो सोच लेना, अगर तुझे कुछ चाहिए होगा तो मुझे बताना। जब गुरुजी की ये सब चीजें देखी तो मुझे लगा कि वाकई मुझे गुरु मिल गए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में ऐसा लगता था कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हैंड होल्डिंग करने वाला चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट हाथ वाला सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट आत्मा का सपोर्ट हो, जो आप सोच रख रहे हैं उस सोच के साथ कोई आपको ये कहे कि हाँ आपकी ये सोच गलत है या आपकी ये सोच सही है, ऐसा वाला सपोर्ट चाहिए जो आपको एक राह दिखा सके, आपको गाइड कर सके। तो गुरु जी से छोटी छोटी बातें मैं पूछने लगी, और आज जब सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि माय गॉड कितनी चाइल्डिश बातें करती थी मैं गुरुजी से, और कभी समझा ही नहीं कि गुरुजी तो इतने महान है, उनसे ये चाइल्डिश बातें क्यों करती हूँ। पर मालूम नहीं, गुरुजी घर में नौकर नहीं टिकता, इस तरह की बात कर ली। गुरुजी मेरी मेड ने चोरी कर ली। गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मेरी मेड ने 1 लाख रुपया चुरा लिया। कहते कोई बात नहीं, पुलिस में नहीं शिकायत करना, उसकी जरूरत तेरी जरूरत से ज्यादा है। अब देखिए जब आपके गुरु ने आपसे ये कहा तो मन में बड़ा द्वंद चलता रहा, अरे कोई 1 लाख रुपया छोटा होता है, गुरुजी ने ऐसी बात कही। फिर तो ऐसा है कि जब दूसरी लड़कियों को मालूम पड़ेगा, जो आपके पास 3 स्टाफ काम करता है, तो फिर वो लोग भी सोचेंगे कि जब इसकी शिकायत नहीं की तो हमारी भी नहीं होगी, हम भी कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा द्वंद चलता रहा। फिर मन में ये आया कि अरे मेरे गुरु ने कहा है ना, और 1 लाख रुपया उन्होंने बोला है कि मेरे लिए शायद इतनी बड़ी चीज नहीं हो, पर उस लड़की की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। तो फिर मैंने ऑफकोर्स उस लड़की को निकाल तो दिया, पर उसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि क्या फायदा है अगर मैं अपने गुरु जी के पास जाने का, अगर मैं उनका कहना ही ना सुनूं, अगर मैं उनको डिफाई करूं तो फिर क्या फायदा है। ये सोच के फिर उसके ऊपर से सारी जो भी मेरा नाराजगी थी, गुस्सा था, उसको मैंने ये सोच के कि जो भी गुरुजी ने कहा है अब इसको यहाँ से हटा तो देते हैं, पर इसकी शिकायत नहीं करते। और वो जर्नी आगे बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि हफ्ते में 4 बार मंदिर खुला करता था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उन दिनों मंडे शुरू नहीं हुआ था, तो मैं चारों दिन जाया करती थी।
संगत थी करीब, कभी 70 लोग आते थे, कभी 80 लोग, कभी 50 लोग। बस एक ही टाइम 6 to 8 ही सारा वो होता था। और गुरुजी जब हम लंगर लेते थे, जिन दिनों गुरुजी हाथ से प्रसाद देते थे, उन दिनों गुरुजी कुछ लोगों को ही लंगर के लिए बिठाते थे। जिसको गुरुजी कहें तुम रुको, लंगर लेके जाना, तो लोग बैठ जाते थे। और कुछ लोगों को गुरुजी कहते थे आप चलो, आप जाओ। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहा, चलता रहा। और गुरुजी ने एक दिन मुझे बुला के कहा कि देख, संगत थोड़ी बढ़ती जा रही है और तू 4 दिन आती है, अब तू हफ्ते में 2 दिन आया कर। मन ही नहीं मानता था। मैं जाके गुरुजी की साइड में एक तरफ बैठ जाती थी। गुरुजी ने मुझे कभी नहीं कहा कि जाके पीछे बैठो। काफी लोगों को मैंने देखा था कि गुरुजी बोलते थे और बहुत से लोग नाराज भी होते थे, पर मुझे ऐसा लगता था अगर गुरुजी मुझे कहेंगे तो मैं जाके बैठ जाऊंगी, क्योंकि वो भी गुरुजी की कोई ब्लेसिंग ही होगी अगर गुरुजी किसी चीज के लिए मुझे टोकेंगे तो। और और सही में मैंने बहुत से लोगों से बात की और सबने कहा कि गुरुजी की एक ब्लेसिंग का तरीका था। अगर वो किसी को कहते थे कि उठ, इतने क्यों बैठे, जा पीछे जाके बैठ, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग का एक तरीका था। संगत जी चलते रहे और बहुत छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हर तरह से गुरुजी को अपनी जिंदगी में हमने अपना लिया, गुरुजी ने हमें अपना लिया। एक बार लाइन में खड़े थे, मैं थी, मेरा बेटा था और भी दूसरे लोग थे। गुरुजी सबको अपना लॉकेट दे रहे थे। मेरी बारी आई तो गुरुजी ने कहा आगे बढ़ जा। तो मैं हंसने लगी, गुरुजी प्लीज मुझे लॉकेट दे दीजिए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहा आगे जा। मैं आगे चली गई। बड़ा खराब लगा, अरे गुरुजी ने मेरे को लॉकेट नहीं दिया। और संगत जी बड़ी मजेदार बात है, उसके बाद से मैंने जितनी बार भी जहाँ कहीं भी सत्संग में जाते हैं, लॉकेट मिलते हैं या गुरुजी की ब्रेसलेट मिलती है, तो गुरुजी की फोटो हमेशा मेरी ब्रेसलेट से लॉकेट से गिर जाती है। तो तब से मैंने सोच लिया कि ये गुरुजी की आज्ञा है मेरे लिए कि मैंने गुरुजी का फोटो अपने शरीर पे ग्रहण नहीं करना। तो तब से मैं कभी ट्राई भी नहीं करती। मुझे मिलता है वो प्रसाद के रूप में, तो मैं उसको प्यार से अपनी सेफ जगह पे रख देती हूँ। और अगर किसी को जरूरत पड़ती है, बाद में कोई कहता है जी कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो मैं निकाल के उसमें से लॉकेट उनको दे देती हूँ। और ये मैंने एक सिस्टम बना लिया है कि मैं खुद कभी नहीं पहनती गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी शायद चाहते नहीं, मेरा भला शायद उसी में है। मेरी बिटिया कभी गई नहीं थी गुरुजी के पास, तो मैं एक दिन उसको लेके गई। मैं बैठी थी, मेरी बिटिया बैठी थी। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये मेरी बेटी है। गुरुजी ने उसको देखा तो फिर कहते हैं तू नास्तिक नु ले आई है। मैंने कहा कि गुरुजी हाँ, ये पूजा वगैरह तो कुछ खास नहीं करती, पर इसकी शादी की वो कर रहे हैं अभी, लड़का देख रहे हैं गुरुजी। कहने लगे कि हाँ हाँ देख। और फिर गुरुजी ने अपनी जूतियां उठाई अपने हाथ से और मेरी बेटी के हाथ में दे दिया। वो थोड़ी परेशान थी, उसको तो पता ही नहीं कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने उसको कहा बेटी दोनों हाथों से ये लो, ये तो आपके लिए प्रसाद है, बहुत बड़ा प्रसाद है। उसने लिया, मैंने उसको समझाया कि आप इसको माथे से लगाइए। और वो जूतियाँ आज तक गुरुजी की हमारे घर में अपनी ब्लेसिंग्स के साथ रखी हुई हैं। मेरी बिटिया को मैंने दे दिया कि ये ब्लेसिंग तुम्हारी है, तुम अपने घर में रखो। और मैं आपसे क्या कहूँ, इस बात को शायद 16-17 साल हो चुके हैं, पर आज की तारीख में भी उनमें इतनी फ्रेग्रेंस है। जब हम उसको कपड़ा हटा के जब जूतियों को वहां रखते हैं, उसमें इतनी फ्रेग्रेंस होती है, इतनी फ्रेग्रेंस होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो ये सिर्फ गुरुजी महाराज जी कर सकते हैं। और क्यों है, कैसे है, ये सारे मिस्टीरियस बातें हैं। मैंने 2 फोटो ले जाके गुरुजी से बोला गुरुजी ये 2 लड़के हैं मेरी बेटी के लिए, 2 रिश्ते आए हुए हैं। एक लड़का अमेरिका में है जो वर्ल्ड बैंक में काम करता है, जॉब करता है और बहुत पढ़ाई की हुई है। उसने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, एमबीए और मार्केटिंग किया हुआ है। और जो दूसरा लड़का है वो दिल्ली में रहता है, उसका अपना बिजनेस है, उसने सिर्फ एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है। गुरुजी ने दोनों फोटो देखी, कहा ए दिल्ली वाले लड़के दे नाल शादी कर दे, पढ़ाई दे विच कुछ नहीं रखा। गुरुजी ने इतना कहा। मैंने भी कहा कि गुरुजी ने ये करा है। मैंने घर में आके परिवार के बीच में सबसे बातें करी, क्योंकि गुरुजी ने तो इस लड़के को ही पसंद करा है। सबने कहा चलो ठीक है। और मेरी डॉटर का भी रुझान उसी लड़के की तरफ ज्यादा था, तो हमने उसके साथ शादी फिक्स कर दी। ड्यूरिंग सगाई सेरेमनी कुछ ऐसी घटना घटी कि वो एक एक अनईजी इवेंट बन गया। वो अनईजी इवेंट दोनों फैमिली के लिए बन गया और वो ऐसा हुआ कि भाई शायद शादी तोड़ना पड़े। तो 2 दिन बाद मैरिज थी। वो सारा कुछ सामान मैंने मंदिर भेज दिया कि भाई इस संगत में बढ़ जाएगा।
और शादी हमने 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी। सारे लोग आ गए थे, होटल बुकिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और उसी लड़के के साथ थी शादी जो गुरुजी ने बताई थी। पर वो कुछ इवेंट्स ऐसे टर्न अप हुए कि वो थोड़ा-सा गलत शेप से लेने लगे। मैं गुरुजी के पास गई, मैंने फिर मेरी डॉटर से बहुत माफ़ी वगैरह माँगने के लिए आया और उसने कहा कि मेरे से जो भी कुछ हुआ, मेरे से गलती हो गई है और मैं शादी सिर्फ़ तुम्हीं से करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा उससे माफ़ी माँगी, हम सबसे माफ़ी माँगी कि मेरा मूड उस दिन खराब था, ये था, वो था। ख़ैर एनीवे काफ़ी उसके बाद ये हुआ कि माय डॉटर सेड कि ओके मम्मा मैं इसी के साथ शादी कर लेती हूँ। शादी का दिन जब होने लगा तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब आप बताइए क्या करें? कहते कोई बात नहीं, तू शादी उसी जगह करना जहाँ इसकी शादी तूने पहले करनी थी। वो वेन्यू तूने बदलना नहीं है। तो वो तो हमने ललित होटल वालों से पहले ही कहा था कि भई जब भी शादी होगी तो आप हमारी जो एडवांस मनी है आप इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। तो वो मान गए थे, तो वो वही हुआ। शादी 1 महीने बाद हुई और उसी होटल में करी और ये दोनों बच्चे जब गुरुजी की ब्लेसिंग के लेने के लिए गए, तो गुरुजी ने कहा, "बस अब देखते रहो तुम, जाओ और खुश रहो।" जब शादी में आने के लिए मैंने गुरुजी से कहा, "आप आइए गुरुजी।" तो गुरुजी ने कहा कि, "मैं तो नहीं आऊँगा पर मैं 2 जनों को भेजूँगा तुम्हारे पास।" और तब गुरुजी ने हमारे पास जोशी अंकल को भेजा और जनरल कपूर अंकल को और सैनी अंकल को भेजा। और इस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ तक पहुँची और शादी वगैरह सब कुछ ठीक-ठाक से हो गई। शादी के पहले एक बार मैं अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड, मेरी बेटी और हम लोग तीनों मंदिर में बैठे थे। तो गुरुजी ने कहा हमको कि तुम लोग रुको। हम रुक गए तीनों। उसके बाद काफ़ी संगत को उन्होंने कहा कि करीब 40-50 लोग होंगे जिनको कहा तुम लोग रुक जाओ। और वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी बॉम्बे से, एक अंकल आए हुए थे, वो भी बॉम्बे के ही थे। वो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और आंटी शायद डांसर थी। उन्होंने इतना अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस किया, सभी लोग बहुत खुश हुए। गुरुजी ने चाय प्रसाद बनवाई और हलवा प्रसाद दोबारा से बना और सारी संगत में बाँटा गया। जब ये सारा कुछ हो गया, गुरुजी ने मुझको और मेरी डॉटर से कहा कि मेरे पैर दबाओ और आप मानेंगी नहीं संगत जी, जब मैं उनके पैर दबा रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या दबा रही हूँ, क्योंकि ना तो वो अ, हड्डी की तरह शरीर का लग रहा था, ना वो ऐसे लग रहा था कि कोई बॉडी का फ्लैश है। ऐसे लग रहा था कि बस कुछ है और जिसको हम दबा रहे हैं और मैं आपको वो फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकती। मैं और मेरी डॉटर गुरुजी के पैर दबाते रहे और गुरुजी आराम से वहाँ पे बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि अब तुम लोग बैठो। गुरुजी ने आंखें बंद की और सचखंड प्रसाद निकाला और निकाल के साथ में सिलेक्ट सिटी वाले अंकल बैठे हुए थे, उनके हाथ में दे दिया और गुरुजी हाथ जोड़ के बैठ गए। और फिर वो वीपी अंकल पानी वगैरह लेके आए, गुरुजी के हाथ उस सचखंड प्रसाद जो गुरुजी ने लिया था उस हाथ धुलवाए गए। सब में वो सचखंड का थोड़ा-थोड़ा प्रसाद बँटा और वो जल प्रसाद बँटा। और हम इतने लकी थे, इतने भाग्यशाली थे कि हमको वो मौका मिला देखने का भी और वो सचखंड का प्रसाद हमने चखा भी। पर हमें इतनी समझ नहीं थी कि हम उसमें से कुछ बचा के रख लेते या कुछ टुकड़ा रख लेते, इतनी ना समझ थी और ना ही इतनी हमें लगा कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें लगा हमारे गुरुजी तो साथ हैं, फिर से कभी सचखंड निकलेगा तो हम फिर शायद पास बैठे हुए हों। और गुरुजी ने कहा कि इस कमरे में जितने भी लोगों ने इस सचखंड प्रसाद खाया है, गुरुजी कभी ऐसे बोलते नहीं थे, परंतु संगत के थ्रू ही सुनने में आता था कि भई गुरुजी ने कहा है कि जितने भी जिन लोगों ने सचखंड प्रसाद खाया है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब होगी तो हमारे गुरु के हाथ में ही है, हमें तो कुछ इस बारे में पता नहीं है। तो वो डिवाइन प्रसाद को ग्रहण करने का और उसको देखने का मौका मिला, ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ कभी हमारे घर आइए। गुरुजी ने कहा आवांगे। फिर मैं चुप हो गई। उसके बाद 2, 3, 4 महीने बीत गए। मैंने फिर गुरुजी से एक दिन कहा, गुरुजी आपने कहा था आप घर आएँगे। बोले हाँ, अच्छा ऐसे कर, जनवरी आ रही है तो नवंबर की बात थी, नवंबर एंड की, कि जनवरी 2 को मैं तेरे घर आ जाऊँगा। संडे का दिन था। गुरुजी ने कहा कि आफ्टरनून में आएँगे और मैं लेके आऊँगा संगत यहाँ की मंदिर की। तूने किसी को नहीं इनवाइट करना। तूने सारी संगत सैनिक फार्म की इनवाइट करनी है और सारी नई संगत सैनिक फार्म की तो इनवाइट कर और मैं यहाँ की संगत लेके आऊँगा। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे तो, और उस समय गुरुजी के सामने डिसिप्लिन इतना सख्त था कि हमको ये नहीं पता होता था कि हमारे साथ में कौन अंकल बैठे हैं या आंटी बैठी हैं
हमारे आगे पीछे जो बैठे हैं उनका नाम क्या है, हम सिर्फ शक्ल से जानते थे कि ये अंकल आंटी रोज मंदिर में आते हैं या हमें मंदिर में मिलते रहते हैं, पर हमें कभी नाम नहीं पता पड़ा। और मैं क्योंकि थोड़ा इसमें बिलीव करती हूँ कि अगर आप जिनको मानते हैं, जो आपके बड़े हैं, अगर उन्होंने आपको कहा है कि यहाँ पे सोशलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी से हेलो हाय करूँ या ये कहूँ आपका नाम क्या है या अपना नाम बताऊं। तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। और जब गुरुजी ने कहा कि मैं लेके आऊंगा, अब जब हम सैनिक फार्म में उन दिनों, ऑफ कोर्स गुरुजी आए थे 2005 में। वैसे तो हमें आए हुए वहां पे 6 साल हो चुके थे, 5 साल हो चुके थे, परंतु क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिजी रहती थी कि मेरे को सोशलाइजेशन का टाइम वैसे ही नहीं मिलता था, तो मैं किसी को भी सैनिक फार्म में नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं। बस कुछ 2-4 लोग ही थे जो हमारे आमने सामने रहते थे, वो थे हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स थे।